नए वीडियो में। तो इससे पहले मैं एनसीईआरटी क्लास 6 का 7 तक अध्याय करा चुका हूँ। आज अध्याय 8 है जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, जिसको मैं आज कराने वाला हूँ। तो चलिए इसको मैं शुरू करता हूँ। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हाशिया जैसे कुछ औजारे बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। लोहे के औजार और खेती। लोहे का औजार आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। एक उपमहाद्वीप में लोहे का लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 साल वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोगों का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों में साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में तुमने देख चुका है। लोहे की फाल के इस्तेमाल में कृषि का उत्पादन बढ़ गया था। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए नए कदम। सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजारों तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। औजार की सूची में इन चित्रों को देखिए। हाशिया, कुल्हाड़ी, सड़सी, लोहे की ऐसी 5 चीज़ें की सूची बनाओ जिसका प्रयोग तुम। चलिए इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई के लिए आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों को सही वाक्य भरे। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई थी। ये कर लीजिएगा। हाँ, गाँव में कौन रहते थे? अच्छा, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी, वेल्ला, साधारण उनवार, भूमिहीन मजदूर, दास, कैडेसियर और अधिमय थे। यानी कि वेल्ला फर्स्ट पर, दूसरा पर उनवार, फिर तीसरा पर कैडेसियर या अधिमय। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति, अब उत्तर भाग में भारत के जो बड़े किसान थे उसको कहा जाता था ग्राम भोजक था। और जो साधारण था, जो स्वतंत्र था, गृहपति और ये आएगा आगे देखते हैं, रहते थे। यानी कि यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दासों और मजदूरों काम करते थे। इनके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र किसान भी थे जिन्हें गृहपति कहा जाता है। इससे ज़्यादातर छोटे किसान थे। इसके अतिरिक्त ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनके दास या कमकर आते थे। एक दास और एक कमकर आया। उत्तर भारत के ग्राम भोजक गृहपति, दास या कमकर आते थे। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम
तमिल रचनाएं। तमिल के प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता था क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले के जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। नगर क्या कहती है? कहानियाँ, यात्रा, विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वे कहानियां हैं, वे आम लोगों को प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बना था। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने इस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर से आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली उसे साफ करने की बात से परेशान था। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियों और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चे को यह कहकर इकट्ठा करने के लिए कहा कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही उन्होंने बगीचे में एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिए। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए इस लकड़ी ईंधन का तलाश में गुजर रहा था। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर चला गया और वहाँ घास काटने वाले 500 व्यक्ति को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा कि मैं अब यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वाले के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास के गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने इसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिला तो इस युवक के घास का 1000 सिक्के में खरीद लिया। इस कहानी में आए व्यक्ति के व्यवसाय की सूची बनाओ। प्रत्येक के लिए यह तय करो कि क शहर, गांव। सेकंड, घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा। अगला पैराग्राफ देखते हैं। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलाकार ढंग से उकेरते थे। इस मूर्ति को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। नीचे सांची की मूर्ति कला। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट के बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से। क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है। इन इमारतों की छत का वर्णन करो। दिल्ली में मिला वलय कूप। हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है। अध्याय 5 में अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे।
जैसे कि तुमने पढ़ा, इसमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय यह वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों का छप्पर से बने होने के कारण ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए हो। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ तक नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है कि ऐसे ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर, पतन यानी कि बंदरगाह पर वह गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 7 में भरूच ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। बेरीगाजा, भरूच का यूनानी नाम की कहानी। बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों की नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, तीन, सीसा, मूंगा, फुकराज, कपड़े, सोना चांदी के सिक्के का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेज, कर्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। आहत सिक्के। आहत सिक्के एक सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये धातु या चादर के काटकर धातु के चपटे गोलिकाएं से बनाए जाते थे। इन सिक्का पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए यह सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहा। सिक्के पृष्ठ 42 पर दी गई है। कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इस चित्र नीचे दिए गए हैं। चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृति के आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियाँ पर लदे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार की समेटे कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। नगर, अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो। यह 2500 साल पहले से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार के दो मुख्य स्थानों पर स्थित है। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाला रास्ता है और दूसरा दक्षिण से उत्तर की जाने वाला रास्ता या उत्तर से दक्षिण जाने वाला रास्ता है। शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसानों तथा पशुपालकों शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी।
इसके बारे में तुम अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यह बौद्ध विहार और जैन विहार है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा के प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहरों के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकर, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले का उल्लेख मिलता है। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़े का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकार की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियों व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में भी काम करती थी। यहाँ के लोग पैसा जमा करते थे। इस धन पर निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ कुछ हिस्से जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को दे दिया जाता था। उत्तर काले पात्र। यह एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भाटे पर उच्च तापमान पर रखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। सूत काटने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों के सूत की कटाई और बुनाई की जाती थी। उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने के बाद में करने के काम में विधवाओं, अक्षम महिलाएं, भिखुनियों, वृद्धा वेश्याएं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, सेविकाएं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। इन्हें इसके काम के व गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। इन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है। वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती है और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। वे औरतें और कारखानों तक जा सकती है। उन्हें अपना माल कारखानों तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इन समय माल को अच्छी तरह से जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षण उस औरत के साफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काट लिया जा सकता है। सूक्ष्म निरीक्षण। अरिका मेडू यानी कि पुडुचेरी। रोम के बारे में जानकारी को पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेडू एक पतन था। यह दूर दूर से आए जहाजों को सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बनी एक ढांचा मिले हैं जो संभवतः गोदाम रहा हो। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे।
इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यह एरेटाइन जैसे मुहरों लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर से नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा कर बनाया जाता था। कुछ ऐसे भी बर्तन मिले हैं जिसका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए गए थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों को ब्राह्मी लिपि में अभिलेखित मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इसे तमिल ब्राह्मी लिपि अभिलेख भी कहा जाता है। अन्यत्र यह यूरोप के सबसे पुराने शहर में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहरों बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके महत्वपूर्ण शासकों में से अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया। उसने कहा था कि रोम ईंट का शहर है जिसे मैंने संगमरमर का बनाया। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा मोहल्ले भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंग मंडल बनवाए। इसके चारों एक तरफ दर्शक के बैठने की सीढ़ीनुमा जगहें होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियां तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानागार, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। रोम शहर। तमिल के बड़े भूस्वामी को कहा जाता है। तमिल में बड़े भूस्वामी को कहा जाता था वेल्ला। ग्राम भोजक की जमीन प्रायः द्वारा खेती की जाती। ग्राम भोजक अमीर किसान था जो कि उत्तर भारत में था, जो यहाँ के कम करों द्वारा खेती की जाती थी। तमिल में हलवाहे को कहते हैं। हलवाहे यानी कि वही छोटे किसान को वेल्ला कैडेसियर कहा जाता है, छोटा किसान को तमिल में। अधिकांश गृहपति स्वतंत्र होते थे, यानी कि उत्तर भारत के जो मध्यम किसान है उसे गृहपति कहा जाता है, जो थोड़ा सा भूमि रहता है लेकिन स्वतंत्र किसान होते थे। एक ग्राम भोजक के काम को बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे। गांव शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ, देख लीजिएगा। बाकी सब ठीक है। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत सिक्के 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना 2300 साल पहले। आरिका मेडु पतन 2200 से 1900 साल पहले तक। चलिए मिलता हूँ अगले चैप्टर में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसका अगला अध्याय लेकर आऊँगा और साथ ही इसका तो चैप्टर यानी कि समाप्त हो जाने पर इसका शॉर्ट नोट्स भी तो बनाऊँगा और जो कि PDF में डालूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।